साथियों, आप सभी का राजस्थान सीईटी मॉडल पेपर में स्वागत है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ ये सीईटी मॉडल पेपर है। साथ में इसकी पीडीएफ फाइल है, वो भी मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा क्लास के लास्ट में। कैसे डाउनलोड करनी है वो बताएंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास बिना देरी। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में तात्या टोपे को कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई थी? जी हाँ, राजस्थान में तात्या टोपे को कौन से स्थान पे कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई थी? आप अपना आंसर है वो कमेंट में जरूर बताया करिए, जब तक टाइमिंग चलती है तब तक के लिए। तो इसका राइट आंसर है वो क्या होगा? तात्या टोपे को जयपुर है वहाँ पे कोई सहायता नहीं मिली थी। इनका मूल नाम है वो रामचंद्र पांडुरंग था। ये राजस्थान में मांडलगढ़ होते हुए 8 अगस्त को भीलवाड़ा पहुंचे थे। 9 अगस्त को इनका सामना है वो जनरल रॉबर्ट और तात्या टोपे के बीच की सेनाओं के मध्य हुआ। भीलवाड़ा से 1 मील दूर है कोठारी नदी, वहाँ पे कुवाड़ा नामक स्थान है, वहाँ पे हुआ था। तो कुवाड़ा का युद्ध इनके बीच में हुआ, याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर राज्य का गुंडा शासन नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जैसलमेर राज्य का गुंडा शासन किनके द्वारा लिखी गई? तो ये राइट आंसर है, इसमें आपके सही आंसर हो जाता है। ये पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? सागरमल गोपा के द्वारा ये लिखी गई है। देखिए, सागरमल गोपा जैसलमेर में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने जैसलमेर का गुंडा राज, आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, इस प्रकार की बुक है ये लिखी थी। जेल में इनको यातनाएं देते हुए इनके ऊपर केरोसिन तेल डालकर जला दिया गया था। तो ये आपको पता होना चाहिए। धरती धोरारी कविता के लेखक कौन है? देखिए, धरती धोरारी इस कविता के लेखक है वो कौन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए स्क्रीन पे है। आंसर जरूर आप कमेंट में लिखा करें। और क्लास अच्छी लगती है तो भाई लाइक शेयर कर दिया करो दबा के यार, उसमें कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? तो इसका राइट आंसर हो जाता है कन्यालाल सेठिया। देखिए, इनकी प्रसिद्ध रचना है पाथल और पीथल, अत्यंत प्रसिद्ध लोकप्रिय रचना है। इसमें पातल शब्द महाराणा प्रताप के लिए कहा गया है, जबकि पिथल शब्द है वो पृथ्वीराज राठौड़ के लिए कहा गया है। तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये भी आ सकता है। राजस्थान चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किनके द्वारा किया गया? देखिए, राजस्थान चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन है वो किनके द्वारा किया गया? आंसर जरूर कमेंट में लिखा करो यार, टाइमिंग चलता है तब तक के लिए। तो राइट आंसर इसका हो जाता है, आपके सामने है, पहला वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी के द्वारा किया गया था। और इन्होंने जो पुस्तक थी राजपूत पेंटिंग, उसके अंदर इन्होंने 1916 में प्रकाशित की थी, उसमें इन्होंने ये किया था। तो ये आपको पता होना चाहिए। किस चित्र शैली में पुरुषों के चेहरे पर चेचक और चोट के दागों के निशान आपको देखने को मिल सकते हैं? किस चित्र शैली में पुरुषों के चेहरे पर चेचक और चोट के दागों के निशान है वो मिल सकते हैं? तो आपको ये पता है थोड़ी सी हिस्ट्री कि कौन सी रियासत में चेचक है वो हुआ था? तो यहाँ पे जयपुर चित्रशैली में मिल जाएंगे, आपको पता चल जाएगा। निशान दर्शाए गए हैं, आंखें बड़ी बड़ी है, तीर सी मूछें हैं, बाल बढ़े हुए दिखाए गए हैं। सवाई प्रताप सिंह का काल है इस चित्रशैली का स्वर्ण काल रहा है। तो इतना आपको पता हो गया, फिर आपके लिए बेस्ट है। तो ये इतना ध्यान रखिए। प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? देखिए, प्रतिहार साम्राज्य, इसका देखिए आदि पुरुष बात कर ले, मूल पुरुष बात कर ले तो वो हरिश्चंद्र था। पर बात करें यहाँ पे इसके वास्तविक संस्थापक की कि प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। कारण इसका यही था कि नागभट्ट प्रथम है उसके समय अरबी आक्रमण है वो आरंभ हो गए थे, और नागभट्ट ने अपनी आक्रमणों का सफलतम मुकाबला किया था। इस कारण से नागभट्ट प्रथम को प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, जबकि आदि पुरुष हरिश्चंद्र। तो ये आप कह सकते हैं, ध्यान आप रख सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। किस वर्धन राजा ने गुर्जरों को समाप्त कर वर्धन राज्य को समाप्त किया? देखिए, किस वर्धन राजा के द्वारा गुर्जरों को समाप्त किया गया और वर्धन राज्य का स्थापित किया था? तो इसमें राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो इसमें राइट आंसर आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के द्वारा गुर्जरों को राज्य समाप्त करके राज्य के अंदर वर्धन या पुष्यभूति साम्राज्य की स्थापना की। इस वंश ने राजस्थान पर अधिकार कर लिया था। कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? देखिए, इनमें से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? न्यूनतम वर्षा वाला स्थान जैसलमेर बिल्कुल सुमेलित है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू बिल्कुल राइट है। सर्वाधिक विहीड़ भूमि भाई भरतपुर में कहाँ है? तो भरतपुर यहाँ से सर्वाधिक विहीड़ भूमि गलत होगा। राइट आंसर सर्वाधिक विहीड़ भूमि भरतपुर गलत, यानी यही हो जाएगा। सर्वाधिक वर्षा औसत दिनों में झालावाड़ सबसे ज़्यादा है 40 दिन 100 सेमी, जबकि न्यूनतम वर्षा है वो जैसलमेर में 5 दिन 10 सेमी रहती है। तो ये भी एक फैक्ट है, आपको याद रखना है। राजस्थान में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निर्देशालय की स्थापना कब की गई?
राजस्थान में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निर्देशालय इसकी स्थापना है वो कब की गई है? तो राजस्थान में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निर्देशालय की स्थापना है ये की गई है 4 सितंबर 2019 को। और दोस्तों ये 50 क्वेश्चन है आपके सामने, तो 50 आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, एक मॉडल पेपर की तरह आपको मिलेंगे। आप इसको व्यवहारिक क्वेश्चन मानते हुए आप जरूर याद करें। भीलों में विवाह के समय वर वधु को दी जाने वाली रकम क्या कहलाती है? देखो भील है, उसमें विवाह के समय जो वर वधु को जो रकम दी जाती है वो क्या कहलाती है? तो भीलों में विवाह के समय वर वधु को दी जाने वाली रकम है ये कहलाती है भाई साहब दामे। और भील जनजाति में प्रस्ताव सामान्यतः वर पक्ष की ओर से होते हैं, जिनमें कन्या को मूल्य देना पड़ता है, दापा कहलाता है, जो लड़की का बाप लेता है। तो ये जरूर आप ध्यान रखिएगा। सांसी जनजाति की कितनी उपजातियां हैं? देखिए सांसी जनजाति है उसकी कितनी उपजातियां पाई जाती है? सांसी जनजाति जिनकी उपजातियां पाई जाती है वो कितनी है? तो सांसी जनजाति 2 3 4 7, राइट आंसर 2। सांसी जनजाति के 2 उपभाग होते हैं, बीजा और माला। आप ध्यान रखेंगे कितने हैं? 2, बीजा और माला। मछली नृत्य किस जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है? मछली नृत्य हैं वो कौन सी जनजाति की महिलाएं हैं उनके द्वारा किया जाता है? तो मछली नृत्य है ये किन जनजाति के द्वारा किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन है। देखिए इस नृत्य का आरंभ दुख सुख के साथ पर अंत है वो दुख के साथ होता है, बंजारा जाति द्वारा किया जाता है, और जिसका आरंभ खुशी से और अंत दुख के साथ होता है इस नृत्य का, मछली नृत्य का, याद रखेंगे आप। जुरहरा नामक स्थान का रामलीला सवारी नाट्य अत्यधिक प्रसिद्ध है ये किस जिले में स्थित है? जुरहरा नामक स्थान का रामलीला सवारी नाट्य अत्यधिक प्रसिद्ध है ये किस जिले में स्थित है? जुरहरा नामक स्थान भरतपुर में है। और देखिए जो बिसाऊ झुंझुनू में है उसकी रामलीला का मुख्य अभिनय किया जाता है, जिसका प्रारंभ जमुना श्याम नामक सन्यासी ने किया था। 1812 की रामलीला में शिव धनुष भगवान राम द्वारा नहीं जोड़कर दर्शकों द्वारा तोड़ा जाता है। इसी प्रकार मांगरोल 12 की रामलीला 2.5 कड़ी दोहों की प्रसिद्ध है। ये आप जरूर ध्यान रखेंगे। किनके शासनकाल में गुहिल वंश 2 साम्राज्य में बंट गया था? तो ये किनके शासनकाल में जो गुहिल वंश है वो 2 शाखाओं में बंट गया था? राइट आंसर इसमें क्या होगा? फटाफट आंसर है वो अपना बताइएगा। तो राइट आंसर यहाँ से हो जाता है ये बंट गया था रण सिंह के समय। राजस्थान के किस जिले में बेराइट का सर्वाधिक प्रतिशत निक्षेप है? देखिए यहाँ पे उत्पादन नहीं है, यहाँ पे लिखा है निक्षेप। क्वेश्चन में फर्क होता है, आरपीसी में क्वेश्चन पूछा गया है फिर आपको कंफ्यूज करेगा, इसकी डिस्क्रिप्शन आप जरूर देखें। तो देखिए राजस्थान के किस जिले में बेराइट का सर्वाधिक प्रतिशत निक्षेप होता है? अलवर में। ठीक है, BaSO3 इसका सूत्र होता है। ये अधात्विक खनिज है, रासायनिक खनिज वजन में भारी होता है, रंग हरा लाल होता है। और राजस्थान में बेराइट का उत्पादन है वो उदयपुर अलवर भरतपुर जिलों में होता है। राजस्थान में उत्पादित कुल बेराइट से 80% उत्पादन तो उदयपुर जिले के जगत है, रेल पातलिया है, केवड़ा है, बाबरमाल, इन क्षेत्रों में ही मिल जाता है। तो आप जरूर ध्यान रखिएगा, बाबरमाल है, केवड़ा है, जगत है, ये इस खनिज के लिए जाने जाते हैं। जामसर प्रसिद्ध है, जामसर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जामसर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आप बताइएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, इतने अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं, तो लाइक जरूर कर दिया करो वीडियो को, अगर नहीं किया है तो अभी तक शेयर जरूर किया करो अपने दोस्तों में। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सिर्फ और सिर्फ यहीं मिलेंगे। जिप्सम के लिए जाना जाता है, जिप्सम को देखिए सेलखड़ी हरसोट है ये भी कहा जाता है, और गोठ मांगलोत नागौर में बड़ा जिप्सम का उत्पादक क्षेत्र है, तो ये आप जरूर याद रखोगे। बदवासी भी नागौर में है, जामसर बीकानेर में है, मौनगढ़ जैसलमेर उतरलाई और कवास क्षेत्र है वो भी इसके लिए है बाड़मेर में। तो आप ध्यान रखेंगे मोस्टली नागौर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में ये पाया जाता है। ठीक है, इसको और सेलेनाइट है वो भी कहा जाता है। और मिट्टी की क्षारीयता और लवणीयता दूर करने के लिए इसका उर्वरक का खनिज को उपयोग किया जाता है। तो याद रखेंगे सिद्धमुख नहर सिंचाई परियोजना द्वारा कौन से जिलों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो रही है? सिद्धमुख नहर सिंचाई परियोजना द्वारा कौन से जिलों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो रही है? जिला यूं आपके सामने है कि सिद्धमुख नहर सिंचाई परियोजना है, ये कौन से जिलों में सिंचाई प्राप्त हो रही है? हनुमानगढ़ और चूरू में। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में पूर्ण निर्मित लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना में पूर्ण निर्मित लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी है? बार बार पढ़ा होगा क्वेश्चन, पर इस पे गौर नहीं किया होगा।
नहीं किया है तो मेरे भाई इसका आंसर देना जरूरी है। 7 लिफ्ट नहर है। 2 अक्टूबर 1984 को इसका नाम राजस्थान नहर से बदलकर इंदिरा गांधी नहर किया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान की मरुगंगा और राज्य की जीवन रेखा इत्यादि नामों से इंदिरा गांधी नहर को जाना जाता है। इसका नाम परिवर्तित किया गया था 2 अक्टूबर 1984 को राजस्थान नहर से इंदिरा गांधी नहर किया गया। वागड़ प्रदेश के ज्ञानदी के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी कौन से हैं? देखिए, बागड़ के ज्ञानदी, बागड़ के ज्ञानदी, बागड़ के धनी, ये किसे कहा जाता है? आप इसका राइट आंसर बताएंगे। राइट आंसर इसका हो जाता है भोगीलाल पंड्या। क्या है भैया? भोगीलाल पंड्या। ठीक है, बागड़ का ज्ञानदी ने कहा जाता है। इनकी पत्नी थी मणिबहन पांड्या, उनको बागड़ की माँ कहते हैं, सॉरी बागड़ की बा, बागड़ की बा इन्हें कहते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। और देखिए, सेवा संघ संस्था की स्थापना इनके द्वारा की गई है गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। बागड़ सेवा मंदिर की स्थापना भी इनके द्वारा की गई है, ये भी आप याद रखेंगे। बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है। भील जनजाति में पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटे रहते हैं उस वस्त्र को क्या कहते हैं? देखिए, भील जनजाति के अंदर पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटे रहते हैं वो क्या कहलाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, जनजाति से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, आपकी अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, कल्चर संस्कृति से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। राइट आंसर फालू हो जाता है। जो लपेटे रहते हैं उस वस्त्र को फालू कहा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बलेवड़ा आभूषण जो गले में पहना जाता है ये किनके द्वारा पहना जाता है? देखो, बलेवड़ा ये आभूषण गले में पहना जाता है भाई साहब, और किनके द्वारा पहना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और मोस्टली देखिए अधिकतर गहने हैं वो महिलाएं पहनती है, पर बलेवड़ा जो आभूषण है वो पुरुषों के द्वारा पहना जाता है। अन्य आप गले के आभूषण है, बलेवड़ा है, वैजयंती है, गलसरी है, महेज है, बजेटो है, आड़पोत है, तिमणिया है, पोत है, चंद्रहार है, हाकर है, कंठल है, कंठसरी है, निम्बोली इत्यादि गहने हैं गले के। भीलवाड़ा जिले में किस संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है? भीलवाड़ा जिले में किस संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है? तो बात करें भीलवाड़ा जिले में जिस संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है वो कौन सा है? अच्छा क्वेश्चन, राइट आंसर इसका हो जाता है रामानुज संप्रदाय। इसके संस्थापक थे रामानुजाचार्य। प्रधान पीठ गलता जी, बंदरों की घाटी छोटी उत्तरकाशी है। इसमें उपास्य देव भगवान राम है, ये आप याद रख सकते हैं। भीलवाड़ा जिले में जिस संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है वो कौन सा है? इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये क्वेश्चन शायद दोबारा आया है, चलिए कोई बात नहीं, इसका राइट आंसर है, हम देख लेते हैं। रामानुज, तो वही क्वेश्चन वापस आया है, स्किप कर सकते हैं आप चाहे तो एक बार क्या होता है, कई बार यार जब कॉपी पेस्ट है वो रह जाता है, इस वजह से 2 बार क्वेश्चन आ जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपनी होनी नहीं चाहिए इतनी प्रॉब्लम। चलिए, संत भूरीबाई अलख का कार्य क्षेत्र कौन सा था? संत भूरीबाई अलख का कार्य क्षेत्र कौन सा था? संत भूरीबाई का अलख कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो संत भूरीबाई का अलख का कार्य क्षेत्र है वो कौन सा था? संत भूरीबाई अलख का कार्य क्षेत्र मेवाड़ था। ये भूरीबाई मेवाड़ में जन्म, उदयपुर में जन्मी थी। निर्गुण और सद्गुण दोनों की भक्ति परंपराओं का समर्थन इनके द्वारा किया गया था। 2 पहाड़ियों की तंग घाटी को बांधकर किस नदी पर रामगढ़ बांध बनाया गया है? देखिए, 2 पहाड़ी है उनकी तंग घाटी को बांधा गया है और उस पर रामगढ़ बांध बनाया गया है। तो ये कौन सी नदी है? ये आंसर आपको बताना है। जी हाँ, बिल्कुल, नदी का नाम आपको बताना है। इतना हार्ड क्वेश्चन है नहीं, बाणगंगा नदी हो जाएगी जिसमें रामगढ़ बांध है बनाया गया है। 2 पहाड़ियों की तंग घाटी को बांध कर ये बनाया गया है, ये आप याद रखेंगे। पहले यहाँ से जयपुर जिले को पेयजल आपूर्ति की जाती थी, इसलिए भी ये देखिए आप PDF नोट्स है वो आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन JP भाकर से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत ही फेमस क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, मॉडल पेपर मिल जाएंगे और भी बहुत सारी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगी, आप यहाँ से इनको डाउनलोड कर सकते हैं। एशिया में चिनाई वाला सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? एशिया में चिनाई वाला सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो देखिए, एशिया में चिनाई का सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध है, तो याद रखेंगे। गांव प्रतापगढ़ के अंदर यह है, राज्य का सबसे ऊंचा बांध है, ये आप याद रखेंगे। एशिया में चिनाई वाला सबसे ऊंचा बांध और राज्य का सबसे ऊंचा बांध है ये है। इसका शिलान्यास मोहनलाल सुखाड़े के द्वारा 1968 में किया गया था। भारत में राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र अवस्थित कहाँ पे है? NRCAH। भारत में राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र राजस्थान में कहाँ पे स्थित है? तो राजस्थान के अंदर ये स्थित है भैया। राइट आंसर इसका हो जाता है बीकानेर के अंदर।
और बीकानेर में भी बीछवाल है नामक स्थान है, वहां पे 1993 में स्थापित किया गया है राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र। किस अभयारण्य से बामनी और ओराई नदी गुजरती है? किस अभयारण्य से बामनी और ओराई नदियां हैं वो गुजरती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी को आना चाहिए। किस अभयारण्य से बामनी और ओराई नदियां हैं वो गुजरती है? बताइए भाई साहब फटाफट आंसर। और देखिए बस्सी अभयारण्य चित्तौड़गढ़, यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक बात आपको बता देता हूँ यार, क्लास आपको थोड़ी सी फास्ट लगे ना तो आप क्लास को पॉज करके आंसर आप आराम से सोच लिया करें, ठीक है। सर्वाधिक अवधि तक रहने वाले विधानसभा अध्यक्ष कौन है? सर्वाधिक अवधि तक रहने वाले विधानसभा अध्यक्ष कौन है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर आपको आना चाहिए। सर्वाधिक अवधि तक रहने वाले विधानसभा अध्यक्ष है श्री रामनिवास मिर्धा। ये दूसरी और तीसरी विधानसभा में अध्यक्ष रहे थे। इनके समय में विधानसभा जो थी उनके सदस्य संख्या 176 थी, ये भी आप याद रख सकते हैं। संपूर्ण देश में एकमात्र विधायक जो पहली 10 विधानसभा चुनाव में लगातार जीते। संपूर्ण देश में, पूरे देश भर में एक है ये भाई साहब, लगातार 10 विधानसभा चुनाव में जीते हैं, पहली से लेकर 10वीं तक। और इनका नाम है श्री हरिदेव जोशी, ठीक है। एकमात्र विधायक थे जो सभी प्रथम 10 विधानसभाओं में चुनाव में लगातार जीते थे, ठीक है। तो याद रख सकते हैं। नगरीय स्थानीय शासन विघटन की स्थिति में विघटन की तिथि से कितने माह में चुनाव कराने आवश्यक है? नगरीय स्थानीय शासन विघटन की स्थिति में विघटन की तिथि से कितने माह में चुनाव कराने आवश्यक है? देखिए नगरीय स्थानीय शासन विघटन हो गया, उस स्थिति में जो विघटन हुआ है उस डेट से 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव कराने आवश्यक है। पुनर्गठित निकाय है जो वो शेष जो समय बचेगा उस 5 साल में से जितने भी बचा उसके लिए कार्य करेगा। राज्यपाल द्वारा विधान मंडल में दिया जाने वाला भाषण किनके द्वारा तैयार किया जाता है? देखिए राज्यपाल के द्वारा विधान मंडल में जो भाषण दिया जाता है वो किनके द्वारा तैयार किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, उम्मीद है इसका आंसर आप सभी जानते होंगे। राज्यपाल द्वारा विधानमंडल में दिया जाने वाला भाषण मंत्रिपरिषद द्वारा तैयार किया जाता है। जब विधानमंडल का कोई अधिवेशन नहीं हो रहा है तब मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल के नाम पर अध्यादेश जारी कर सकता है जिसका प्रभाव कानून के समान होता है। और राज्यपाल का विधानमंडल में दिया जाने वाला भाषण भी मंत्रिपरिषद द्वारा तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक प्रस्तावना का अंग स्वीकार किया है? निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक प्रस्तावना का अंग स्वीकार किया है? बेरुबारी विवाद, एकीकोपालन विवाद, केशवानंद भारती विवाद, पृथ्वी परस विवाद या कौन सा? तो राइट आंसर इसमें हो जाता है केशवानंद भारती विवाद। देखिए संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? राइट आंसर इसका हो जाता है, देखिए संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में बनाया प्रारूप समिति का गठन, तो ये 29 अगस्त 1947 को किया गया है। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कब? 29 अगस्त 1947, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण जुडिशियल रिव्यू, माफ कीजिएगा, जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? देखिए न्यायिक पुनरीक्षण या जुडिकल रिव्यू की संकल्पना है वो किस देश से ली गई है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये संकल्पना ली गई है संयुक्त राज्य अमेरिका से। और इसमें उद्देशिका का विचार है, न्यायिक पुनर्लोकन है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, मूल अधिकार है, उपराष्ट्रपति का पद है, राष्ट्रपति पर महाभियोग है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के उपबंध अमेरिका से ग्रहण किए गए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से ग्रहण किए गए हैं, आपको पता होना चाहिए। किस परमाणु के बाह्यतम कोष या कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या संभव है? किसी परमाणु के बाह्यतम कोष कह सकते हैं, आप कक्षा कह सकते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 2, 8, 18 या 32? जी हाँ, किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। पास्कल PA इकाई है, देखिए पास्कल किसकी इकाई है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। तो पास्कल इकाई है, ये होती है आपकी यहाँ पे राइट आंसर इसमें। तो फटाफट बताओ भाई, पास्कल होती है आर्द्रता की, पास्कल आर्द्रता की इकाई है। वायुमंडलीय दाब का मापन है बैरोमीटर के द्वारा किया जाता है। गीगा नामक रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है?
तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि घेगा नामक रोग है वो कौन से तत्व की कमी कारण होता है, क्लोरीन, जिंक, आयोडीन या कैल्शियम। ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आप आंसर सभी बता सकते हैं, मुझे उम्मीद है आप बता भी देंगे। तो राइट आंसर इसका हो जाता है आयोडीन की कमी के कारण होता है। स्रोत आयोडीन हमें दूध है, समुद्री भोजन है, आयोडीन युक्त नमक से मिलता है। महत्व इसका है थायरोक्सिन हार्मोन का महत्वपूर्ण घटक हमारे शरीर का है, कमी से हमें घेगा और जड़ मानवता रोग है वो हो जाता है। स्वचालित इंजनों में कौन सा एक हिमरोधी के रूप में प्रयुक्त होता है, स्वचालित इंजनों में कौन एक हिमरोधी के रूप में प्रयुक्त होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन, उम्मीद है आप इसका राइट आंसर बता पाएंगे। और राइट आंसर इसका हो जाता है ये एथिलीन ग्लाइकोल। कौन है भैया, एथिलीन ग्लाइकोल। ये डाइहाइड्रिक एल्कोहल है जो कि मीठे स्वाद के कारण इस नाम से पुकारा जाना जाता है। और एथिलीन ग्लाइकोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा हिमरोधी के रूप में, ये काम में लिया जाएगा जहाँ पर बर्फ पड़ती है वहाँ पे। असंगत का चयन करना है, देखिए मलेरिया वायरस दे रखा है, प्लेग जीवाणु दे रखा है, गंजापन कवक है, एड्स विषाणु है। तो इसमें से कौन सा रोग है कि जो आपस में असंगत है, यानी वो उसका वाहक है नहीं है वो उसके लिए, जैसे मलेरिया, मलेरिया का वाहक प्रोटोजोआ होता है ना कि वायरस, तो ये गलत हो जाएगा। मलेरिया का वाहक इसके प्रोटोजोआ का वाहक है वो मादा एनाफ्लीज मच्छर होती है। क्लोरोक्विन, क्विनिन और ये जो आप पढ़ रहे हो ये औषधियाँ हैं, इसका प्रयोग है मच्छरों से बचाव है। और जो सिनकोना पेड़ है उसकी छाल से क्विनिन औषधि बनाई जाती है, तो ये भी आपको फैक्ट याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कुमाऊं हिमालय से किन नदियों के मध्य विस्तृत है, कुमाऊं हिमालय किन नदियों के मध्य विस्तृत है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, कुमाऊं हिमालय किन नदियों के मध्य विस्तृत है। तो कुमाऊं हिमालय है ये विस्तृत है आपका, राइट आंसर इसमें हो जाता है सतलज और काली के मध्य है। किन के मध्य है, सतलज और काली के मध्य है कुमाऊं हिमालय स्थित है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरेन द्वीप कहाँ स्थित है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरेन द्वीप है, ये कहाँ पे स्थित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है वो है बेरेन द्वीप पे, और ये बेरेन द्वीप है ये आपका अंडमान द्वीप समूह है इस पे है, तो अंडमान द्वीप समूह है इस पे हो जाता है। भारत का ही नहीं जबकि दक्षिणी एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। बेरेन का अर्थ बंजर होता है, इस द्वीप पर किसी भी मानव का बसाव नहीं है। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है। तो ये अच्छा क्वेश्चन, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है वो कौन सा है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाता है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट है सुदूरस्थ बिंदु, जबकि भारत का सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु है वो इंदिरा कोल जम्मू कश्मीर है वो है। दिए गए सारे रिबन वर्ल्ड 2010 में प्रदर्शित होते हैं सिवाय, देखिए दिए गए सारे रिबन है वर्ल्ड 2010 में प्रदर्शित होते हैं सिवाय एक जगह को छोड़कर, और वो जगह होती है आपकी, इसमें राइट आंसर हो जाता है आपका टूल। कौन सा हो जाता है, टूल। टूल को छोड़ते हुए सभी जगह होते हैं। किसी भी प्रोडक्ट पर काली तथा सफ़ेद लाइन के रूप में होता है, देखिए कोई भी प्रोडक्ट है उसके ऊपर आप सफ़ेद और काली लाइनें देखते हैं और उसको वो स्कैन करते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई। तो कोई भी प्रोडक्ट है, आप कुछ भी पार्ले ले आए, कोई भी ले आए, मैंने एक उदाहरण दिया आपको, तो उसके ऊपर जो होता है वो बार कोड होता है कि नहीं होता है। तो बार कोड रीडर या रिकॉग्नाइजेशन क्या होता है, इसके द्वारा किसी भी प्रोडक्ट पर काली और सफ़ेद लाइनों में जो होता है उसको पढ़ा जाता है। और इसका आविष्कारक है जोसेफ वुडलैंड और बर्नार्ड मिलेट के द्वारा किया गया था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। कंप्यूटर सिस्टम को रीस्टार्ट करने की प्रोसेस को किस नाम से जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप हो सके तो स्क्रीनशॉट लेके या कैसे भी आप नोट कर लीजिएगा। कंप्यूटर सिस्टम को रीस्टार्ट करने की प्रोसेस है ये वार्म बूटिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, वार्म बूटिंग। वार्म बूटिंग के लिए कंट्रोल प्लस अलर्ट प्लस डिलीट की है उसका प्रयोग किया जाता है, और पहले से चल रहे कंप्यूटर को वापस चालू करना अर्थात कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने के लिए वार्म बूटिंग कहते हैं, तो ये भी याद रख सकते हैं आप। कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किन के द्वारा किया गया, ये अच्छा क्वेश्चन। कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किनके द्वारा किया गया है, तो कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास, अच्छा क्वेश्चन है। क्लास अच्छी लगती है तो लाइक जरूर किया करो, चार्ल्स बेबेज को किया गया, ठीक है।
तो लाइक ज़रूर किया करो क्लास को, शेयर ज़रूर किया करो अपने दोस्तों के बीच में, कमेंट करके ज़रूर बता दिया करो क्लास कैसी लगती है, कौन सा फॉर्मेट आपको सही लगता है, ये वाली क्लास अच्छी लगती है कि मैं जो लाइव लेके आता हूँ वो वाली अच्छी लगती है। तो कमेंट करके बताओगे तो ही पता चलेगा। ऐसे तो यार मुझे सपना आने से रहा। और लाइक तो आपने कर दिया होगा, अब तक नहीं किया तो कर दिया करो, इतना तो विश्वास किया करो यार अपने ऊपर, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ से हो जाता है, कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किनके द्वारा किया गया था। उसके बाद में सर्वप्रथम भारत में स्थापित कंप्यूटर कौन सा था जो स्थापित किया गया है। सर्वप्रथम भारत में स्थापित कंप्यूटर जो स्थापित किया गया है कौन सा है। राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा, तो सर्वप्रथम भारत में स्थापित कंप्यूटर, इसमें राइट आंसर हो जाता है HEC2M, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में स्थापित किया गया है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेकर आप इसका ध्यान रखेंगे। भारत में पहला डिजिटल कंप्यूटर सिद्धार्थ था, ये भी याद रखेंगे। भारत में निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर सिद्धार्थ था। डाटा को लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करने को क्या कहा जाता है। डाटा को लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करने को क्या कहा जाता है। तो डाटा है उसको लॉजिकल सीक्वेंस है उसमें अरेंज कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे। तो देखिए डाटा को लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करना सॉर्टिंग कहलाता है। और सॉर्टिंग किसी भी लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करना है वो सॉर्टिंग कहलाता है डाटा को। और सॉर्टिंग के द्वारा डाटा को किसी विशेष क्रम में हम व्यवस्थित कर सकते हैं, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो सोर्स कोड को एक ऑब्जेक्ट कोड में बदलता है क्या कहलाता है। देखिए एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो सोर्स कोड है उसको एक साथ ऑब्जेक्ट कोड में बदलता है, ये क्या कहलाता है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आप सभी को आंसर आना चाहिए। ठीक है, कंपाइलर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भाषा अनुवादक 3 प्रकार के होते हैं, असेंबलर, इंटरप्रेटर और आपका हो गया कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है कि पूरे कोड जो सोर्स कोड है उसको एक साथ ऑब्जेक्ट में बदल देगा, जबकि इंटरप्रेटर है वो क्या करेगा, वो लाइन बाय लाइन अनुवाद करता है। ठीक है ना। असेंबलर क्या करता है, असेंबली भाषा में लिखे गए कोड को मशीनी भाषा में बदलता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बहुत अच्छे हैं क्वेश्चन, अच्छे लगते हैं तो भाई लाइक ज़रूर किया करो, शेयर ज़रूर किया करो, बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। और पीडीएफ के लिए आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है जो जेपी भाकर, वो डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर चले जाते हैं www.jpbhaker.com, वहाँ से भी। तो यही एक जिनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वेबसाइट का भी और ऐप का भी, तो वहाँ से आप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए ये क्लास देखने के लिए।